नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोरी आपके समक्ष मैं प्रसिद्ध निबंधकार हूँ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य की महत्ता निबंध लेकर मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। साहित्य की महत्ता, साहित्य का क्या महत्व है, साहित्य में कितनी शक्ति है, साहित्य में कितनी सामर्थ्य है, इसको आप साहित्य की महत्ता निबंध में आप देख सकते हैं। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले ही पंक्ति में उन्होंने कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। तो ज्ञान राशि, जो ज्ञानों का जो भंडार है, उसका जो संचित कोश, जो भंडार, उसी भंडार का ही नाम साहित्य है। जो ज्ञान है, उस ज्ञान के ही भंडार का ही नाम साहित्य है। अब देख सकते हैं कि वो सब तरह के भावों को प्रकट करने की योजना वो रखती है। और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपनी निज का साहित्य नहीं रखती है, कोई भी भाषा, जैसे कोई भी अपनी भाषा जो है अपनी जो साहित्य नहीं रखती है, तो वह एक रूपवती भिकारिणी की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती है, कोई भी भाषा में। इसीलिए अपनी भाषा की साहित्य होनी चाहिए। और यदि अपनी भाषा में उसका कोई साहित्य नहीं है, तो वो रूपवती होते हुए भी एक भिकारिणी की तरह वो आदरणीय नहीं हो सकती है, वो सम्मानीय नहीं हो सकती हो भाषा। उसकी कोई शोभा नहीं हो सकती है, उसकी श्री संपदा, उनकी उसकी जो है मान मर्यादा या उसके साहित्य पर ही अवलंबित रहती है। इसीलिए अब कहते हैं कि पहले ही पैराग्राफ में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की महत्व, मतलब एक भाषाई दृष्टिकोण से, और साहित्य का नाम ही उन्होंने कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। और साहित्य, क्योंकि साहित्य जिसमें सबका हित हो, यत प्रत्यय बन के साहित्य बना है, जिसमें समाज का हित हो, सभी का हित हो, उसे ही साहित्य कहा गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जाति विशेष के उत्कर्ष या उपकर्ष का जो है वो किस तरह से उत्कर्ष करते जा रहे हैं, ये जाति विशेष के लिए, और उसके उच्च नीच भावों का या उसके धार्मिक विचारों और सामाजिक संगठन का, उसकी ऐतिहासिक घटनाओं और राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब आपको देखने को मिलता है और साहित्य में आपको मिल सकता है। क्योंकि तो उसके ग्रंथ साहित्य में ही मिल सकता है। तो आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए, जो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इसलिए जिस देश का साहित्य है, उस देश की जनताओं की चित्तवृत्ति, तो यहाँ जाति विशेष की बात करें, उच्च नीच भावों की बात करें, या धार्मिक विचारों या सामाजिक संगठनों की बात करें, वो उसके ऐतिहासिक घटनाओं और राजनीतिक स्थितियों का ही प्रतिबिंब देखने को आपको साहित्य में मिल सकता है। और उसी समाज, उसी भाषा में, उस साहित्य में ही वो सारी चीज़ें आपको मिल सकता है। सामाजिक शोक हो या सजीवता हो, या सामाजिक आसक्ति या निर्जीवता, सामाजिक सभ्यता और असभ्यता का निर्णायक एक मात्र साहित्य है। सामाजिक आसक्ति की बात हो, सामाजिक सभ्यता की बात हो, असभ्यता की बात हो, समाज के लोग के देखो आप, उसमें यदि उसका निर्णायक आपको कहीं मिलेगा तो साहित्य में ही मिलेगा। क्योंकि साहित्य और समाज एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, इनका संबंध बहुत गहरा है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि साहित्य का एक पहलू, ये सिक्के का एक पहलू ना हो तो उस सिक्के का कोई मतलब नहीं होता। ठीक वैसे ही साहित्य समाज का भी संबंध रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आगे कहते हैं कि जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता आपको देख पड़े, आप निसंदेह निश्चित समझिए कि वह जाति असभ्य कि वह अपूर्ण सभ्य है। वो पूर्णतः सभ्य नहीं हो सकता है। उसमें तमाम चीज़ों को, सामाजिक धारणाओं को, संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, उस
उस साहित्य के लोग उसको नहीं जान सकते, उस समाज के लोग नहीं जान सकते, इसलिए उसे असभ्य माना है। इसलिए जिस भी जाति विशेष का साहित्य होना आवश्यक है। आप जानते हैं आज किस तरह से हिंदी साहित्य में भी जो अस्मितामूलक विमर्श जो आप देख सकते हैं, किस तरह से दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श, बाल विमर्श, वृद्ध विमर्श, अब अलग अलग जो है कृषक विमर्श, किन्नड़ विमर्श, तो सबके विशेष जो है उस विमर्श में जो बातें की जाती है ताकि उसका अभाव ना हो, ये तमाम चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। इन्होंने आगे कहा है कि जिस जाति की जो सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है, क्योंकि जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने कहा भी है साहित्य समाज का दर्पण है, इसलिए साहित्य रूपी आईने में ही वो मिल सकती है। तो इस आईने के सामने जाति तत्काल ये मालूम हो जाता है कि अमुक जाति की जीवन शक्ति इस समय कितनी कैसी है और भूतकाल में कितनी और कैसी थी। तो एक जाति विशेष आपको साहित्यिक रचनाओं में ये पता चलता है कि अब देख सकते हैं हिंदी की प्रारंभिक कहानी के समय 1900 जो ये सरस्वती पत्रिका जो 2003 में ये संपादित करने का जो कार्यभार संभालने का काम करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसी समय से आप देख सकते हैं उस समय किस तरह से हमारे देश में जमींदारी प्रथा अब कहानियों में आपको देखने को मिलती है, किस तरह से जो कृषक पीड़ित हो रहे हैं, दलित के साथ जो है किस तरह से अत्याचार किए जा रहे थे, तमाम चीज़ें आप उसके भूतकाल और आज की स्थिति में आज किस तरह से छुआछूत कहीं ना कहीं बहुत कम होता हुआ नजर आता है, तो ये उनके साहित्य में भी आपको देखने को मिलती है। अब भोजन करना बंद कर दीजिए, आपका शरीर क्षीण हो जाएगा। इसी तरह से आपको जो है साहित्यिक रुचि, साहित्यिक चीज़ों से आपका विकास हो सकता है। आप कह सकते हैं कि आपका साहित्य किस तरह से रसा स्वादन से अपने मस्तिष्क को वंचित कर दीजिए, वह निष्क्रिय होकर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, वो काम करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जितनी चीज़ों का आप अध्ययन करते हैं, जितनी चीज़ों को आप पढ़ते हैं, आपका विकास और ज़्यादा होता है, आपके मस्तिष्क का विकास होता है, उतनी जगहों पर अपनी बात को रख सकते हैं। आप यदि पढ़ना छोड़ दिए, अध्ययन करना छोड़ देंगे तो आप कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो जाएंगे। आप जितने तक सीमित है उतने तक आप बंद हो जाएंगे, उससे भी आपकी जो है मस्तिष्क काम करना कम करेगा, क्योंकि चीज़ें जैसे जैसे पुरानी होती जाती है आपके मस्तिष्क में भी स्मृतियाँ कहीं ना कहीं छूटती हुई चली जाती है। इसलिए अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, साहित्य का रसास्वादन करना बहुत आवश्यक है। बात यह भी है कि शरीर के किसी भी अंग का जो भी काम हो उसे यदि न लिया जाए तो उसकी वह काम करने की शक्ति नष्ट हुए बिना ही रहती है। शरीर का जिस तरह से खाद्य भोजनीय पदार्थ है, तो मस्तिष्क के लिए भी खाद्य जो है आपका साहित्य है, मस्तिष्क के लिए भी साहित्य है। तो अच्छे विचार, अच्छे गुण, अच्छी बातों को करने के लिए आपको साहित्य की अध्ययन की आवश्यकता है। समाज को भी समझाने के लिए, समाज में एक अच्छी लीडरशिप बनने के लिए साहित्य का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अपने मस्तिष्क को निष्क्रिय और कालांतर में निर्जीव सा नहीं डालना चाहते हैं तो हमें साहित्य का सतत हमेशा साहित्य की जो है आपको सेवन करते रहना चाहिए, तभी आप जो है एक अच्छे और उसमें एक नवीन पौष्टिक विचार आप ला सकते हैं, उसमें उत्पन्न करते जाना चाहते हैं तो आपको साहित्य का अध्ययन सतत हमेशा करते रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से कि यदि कोई देखते हैं कि विकृत भोजन जैसे शरीर में आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। ठीक उसी तरह से यदि आप विकृत साहित्य का अध्ययन करते हैं तो आपके मस्तिष्क भी जो विकारग्रस्त होकर रोगी हो जाता है। इसलिए अच्छे साहित्य का अध्ययन करना भी चाहिए जो आपको उन्नति की ओर, उत्कर्ष की ओर ले जाए। ऐसे साहित्य, ऐसे विचारों वाली जो रचनाओं का अध्ययन करना चाहिए ताकि आपके मस्तिष्क में को रोगी ना बनाए, निरोगी रखे, अच्छे विचार लाए, क्योंकि मस्तिष्क का बलवान और शक्ति संपन्न जो है होना अच्छे साहित्य पर ही अवलंबित होता है, अच्छे साहित्य पर ये विचार रखता है।
अच्छे साहित्य पर ही निर्भर रखता है। इसीलिए आपको निभ्रांत यदि है कि मस्तिष्क के यथेष्ट विकास एकमात्र साधन अच्छा साहित्य है, अच्छे साहित्य पर ही उसका विकास संभव है। यदि हम देख सकते हैं किस तरह से जीवित रहना है या सभ्यता की दौड़ में अन्य जातियों की बराबरी करनी है, तो हमें श्रमपूर्वक बड़े उत्साह से सत्साहित्य का उत्पादन और प्राचीन साहित्य की रक्षा करनी चाहिए। हमें प्राचीन साहित्य की रक्षा करनी चाहिए, उसे बचाने की आवश्यकता है, सत्साहित्य का उत्पादन करने की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं हमारा भी विकास होगा और हमारे साहित्यों की भी रक्षा होगी, उसकी भी सुरक्षा होगी। आगे देख सकते हैं किस तरह से अब अपनी आंखें उठाकर ज़रा देख लें कि देशों में यार और जातियों में किस तरह से देखिए कि साहित्य ने वहाँ की सामाजिक राजकीय स्थितियों में कैसे कैसे परिवर्तन कर डालते हैं, क्योंकि साहित्य में ही ये परिवर्तन संभव है। साहित्य ने उस समाज की दशा कुछ कर देती है। लेकिन शासन प्रबंध की बात करें, बड़े बड़े उथल पुथल कर डालते हैं, यहाँ तक कि धार्मिक भावों की जड़ भी उसे उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। साहित्य में इतनी शक्ति है। ये आगे कहते भी हैं कि साहित्य में जो शक्ति है, जो उसमें शक्ति छिपी हुई है, वो तोप और तलवार और बम गले में भी वो शक्ति नहीं पाई जा सकती है। क्योंकि साहित्य से ही अब आज़ादी के समय की बात करें, जो राष्ट्रीय काव्य धारा की बात करें कि राष्ट्रीय काव्य धारा में इतनी शक्ति थी कि किस तरह से लोगों को, भारतीय जनताओं को, हमारे सैनिकों को देश की सुरक्षा, देश के लिए मर मिटने के लिए तत्पर होते थे, आगे बढ़ जाते थे अपने प्राणों की चिंता किए बिना। तो ये तब तलवारों बम के गोले से भी अधिक शक्ति है उस साहित्य में। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना है, ये बहुत उचित भी है, क्योंकि ये इसमें ताकत है, मैं ये मानता भी हूँ। यूरोप में किस तरह से हानिकारक धार्मिक रूढ़ियों का उत्पादन साहित्य ने ही किया है, जो धार्मिक रूढ़ियों का उत्पादन किया है। जातीय स्वतंत्रता के बीच उसी ने बोए, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भावों को भी उसी ने पाला पोसा और बढ़ाया भी है। पति देशों में कह सकते हैं इस तरह से पुनरुत्थान की बात की जाती है, भी उसी ने किया है। और पोप की प्रभुता किसने कम किया था? फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन अन्यन किसने किया? तो आप ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं किस तरह से सारी चीज़ें साहित्य का ही किया धरा है, साहित्य के द्वारा ही सारी चीज़ें की जाती है। क्योंकि उदाक्रांत जो इटली का मस्तिष्क की बात करें, मस्तक की बात करें, किसने ऊंचा उठाया? ये सब साहित्य ने किया है। ये साहित्य ने ही, और साहित्य ने ही कर सकता है, साहित्य के द्वारा ये संभव है। भारत यदि आज इतना आगे है तो ये साहित्य की वजह से है। तो जिस साहित्य में इतनी शक्ति है, जो साहित्य मुर्दों को भी जिंदा करने वाली संजीवनी औषधि का आकार दे सकती है, उस साहित्य का सम्मान करना चाहिए, उस साहित्य को की वृद्धि करनी चाहिए। जो साहित्य पतितों को उठाने वाला हो, पतितों के मस्तक को उन्नत करने वाला है, जो नहीं कहते जो पतन की ओर जा रहा है, अवनति की ओर जा रहा है, उसे उन्नति की ओर ले जाने का काम कोई करता है, तो साहित्य के द्वारा किया जाता है। साहित्य में ही ये संभव है। उसके उत्पादन और संवर्धन की चेष्टा जो जाति नहीं करती, वह अज्ञान अंधकार के गर्त में पड़ी रहकर किसी दिन अपना अस्तित्व ही खो बैठती है। जो व्यक्ति सतत साहित्य का अध्ययन नहीं करता है, वो अंधकार के गर्त में चला जाता है। क्योंकि साहित्य दीपक की तरह है, दीपक की लोह की तरह है, उस रोशनी की तरह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाने का काम करती है। वो साहित्य में हो सकती है। इसमें ये समर्थ है, जो मनुष्य इतने महत्वशाली साहित्य की सेवा अभिवृद्धि नहीं करता, उसे प्रेम नहीं रखता, वह समाजद्रोही है, वह देशद्रोही है, वह जातिद्रोही है, कि वह बहुना जो है वो आत्मद्रोही और आत्महंता भी है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। जो साहित्य की अभिवृद्धि के लिए वो रुचि नहीं रखता है, उस व्यक्ति वह प्रेम नहीं रखता है, वह समाजद्रोही है, समाज का द्रोही है, वो देश का द्रोही है, वो जाति का द्रोही है, वो आत्मद्रोही या आत्महंता भी है।
यदि साहित्य का विरोध करता है, साहित्य की उन्नति की बात नहीं करता है। इसलिए साहित्य के विकास के लिए, साहित्य के विकास के पथ पर रहने की आवश्यकता है, हमेशा उस ओर बढ़ने की आवश्यकता है। अब क्योंकि कभी कभी कोई समृद्ध भाषा में अपने ऐश्वर्य के बल पर दूसरी भाषाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। जैसा आप देखते हैं कि जर्मनी, रूस, इटली आदि देशों की भाषाओं पर फ्रेंच भाषा ने बहुत समय तक वो अपना लिया था। सब अंग्रेजी भी अब कह सकते हैं भाषा भी फ्रेंच और लैटिन भाषाओं के दबाव से नहीं बच सकी। तो ये कभी कभी क्या करते हैं, किसी भाषाओं का प्रभुत्व इतना होता है कि दूसरी भाषाओं पर अपना जो है आधिपत्य कायम करने का काम वह करती है। तो कभी कभी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और यह स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दशा है, राजनीतिक जो प्रभुत्व के कारण ये चीज़ें उपस्थित होती है। और ये विजित हो कि देशों की भाषाओं को किस तरह से विजेता जाति की भी भाषा दबा लेती है। और तब आप देखेंगे किस तरह से उनके साहित्य का जो उत्पादन यदि बंद नहीं हो जाता तो उसकी वृद्धि की गति मंद जरूर पड़ जाती है। किसी भी देश में, हमारे ही देश में कह सकते हैं कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का जो किस तरह से आधिपत्य आज भी बहुत कुछ अभी भी बढ़ते ही जा रहा है। यदि हम इसको यदि हिंदी में यदि लिखना बंद कर दें, हिंदी साहित्य यदि बंद हो जाए तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ लोग जो अंग्रेजी में भी लिखने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो आपको कम दिखता हो नज़र आ सकता है। खैर जो भी हो बहरहाल, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से उनका जो दबाव जो है सदा नहीं बना रहता है। वो आज हिंदी बहुत ऊंची जगह पर, अच्छी जगह पर है, इसलिए इसका दबाव नहीं कह सकते हैं। हिंदी में बहुत सारी रचनाएं लिखी जा रही है, पहले भी लिखी गई, आज भी लिखे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार की जो दबी या जो भी उसमें भाषाएं जो है बोली जाने वाली है उसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जर्मनी, रूस, इटली, सब इंग्लैंड चिरकाल तक फ्रेंच और लैटिन भाषाओं की मायाजाल में फंसे हुए थे। पर बहुत समय हुआ जो उस जाल को उन्होंने तोड़ने का काम किया और अपनी ही भाषा के साहित्य में अपनी जो है अभिवृद्धि करते चले गए। कभी भूल कर भी विदेशी भाषाओं में ग्रंथ रचना करने पर विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपनी भाषा, निज भाषा उन्नति हुए सब उन्नति का मूल। तो किस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं या विद्यापति जी कहते हैं कि देसिल बहना सब जन मीठा। तो अपनी भाषा में जो है आपको अपनी रचना करने की आवश्यकता है, उसकी जो है अलग एक मिठास होती है, इसलिए अपनी भाषा में रचना करने की आवश्यकता है और उसमें आप सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी देश को विशेष लाभ नहीं पहुंचा सकता तो वो कोई काम का नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि अपनी माँ को निसहाय निर्धन दशा में छोड़कर जो मनुष्य दूसरे की माँ की सेवा शुश्रूषा रत रहता है होता है, उसे अधम की अब कृतघ्नता का क्या या प्रायश्चित होना चाहिए, इसका निर्णय कोई मनु। या इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो दूसरी माँ की सेवा करे, हिंदी की सेवा ना करे। हिंदी भारत की बिंदी है तो उसकी सेवा करना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस ओर आप सेवा की ओर बढ़े और इस पर जो है अग्रसित हों। हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से यह चीज़ों को कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मेरा यह मतलब कदापि नहीं कि विदेशी भाषाएं सीखनी नहीं चाहिए। भाषाएं सीखनी चाहिए, सभी भाषाएं अच्छी होती है, लेकिन अपनी मातृभाषा जो होती है, अपनी मातृभाषा एक गर्व की भाषा होती है, उस पर आवश्यक आपको रचनाएं करने की आवश्यकता है, उसको ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। और दूसरी भाषाओं को भी सीखना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता, अनुकूल अवसर और अवकाश होने पर हमें एक नहीं अनेक भाषाएं सीखकर ज्ञान का अर्जन करने की आवश्यकता है। देश या किसी भाषा में कोई घृणा की भावना नहीं रखनी चाहिए। ज्ञान जहाँ भी आपको मिलता हो ग्रहण करना चाहिए, वहाँ से आप ग्रहण कर लीजिए। कबीरदास कहते हैं ना कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो मयान। तो इस तरह की बातें की जाती है, परंतु अब देखते हैं कि जो अपनी ही भाषा उसी के साहित्य को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि अपना
या अपने देश का, अपनी जाति का उपकार और कल्याण अपनी ही भाषा के साहित्य की उन्नति से संभव हो सकता है। अन्य की भाषाओं से वो संभव कदापि नहीं हो सकता है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म, राजनीति की जो भाषा सदैव लोक भाषा ही होनी चाहिए। इसलिए महारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अपनी भाषा के साहित्य की सेवा, अभिवृद्धि करना सभी दृष्टियों से हमारा परम धर्म है, हमारा कर्तव्य है। पहला धर्म अपनी भाषा में साहित्य रचना करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से महारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की महत्ता, इस निबंध में जो साहित्य की क्या महत्व है, साहित्य के महत्व को इन्होंने बताने का काम किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है, किस तरह से ये जो सबसे बड़ी बात है कि साहित्य में जो शक्ति छिपी हुई है तब तलवारों बम के गोले में भी नहीं पाई जाती है। ये सबसे इसकी बड़ी बात है। और साहित्य समाज को आईना दिखाने का काम भी करती है। और इस निबंध में आप देख सकते हैं कि साहित्य के महत्व को महारी प्रसाद द्विवेदी ने उजागर करने की कोशिश की है। धन्यवाद।